हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 12। निम्न चित्र में x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है नीचे, तो इस चित्र में हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो चित्र है हम लोगों का त्रिभुज ABC है, जिसमें हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। तो जिसमें त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर कोण A यानी कि शीर्ष A पर बना हुआ कोण A है, जिस पर हम लोगों का कोण A का मान है x + 30। उसी तरीके से कोण B का मान है x + 15 और कोण C का मान है x। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो चित्र है हम लोगों का वृत्त है, और वृत्त के केंद्र पर भी 3 कोण बने हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। और जो 3 कोण है, जिसमें से एक कोण जो है AOC, उसका मान है 2x, और दूसरा जो कोण है BOC, उसका मान है 70, और तीसरा कोण है AOC, जिसका मान है 50। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। और चौथा जो है एक रैखिक युग्म दिया गया है। तो ये रैखिक युग्म है, यानी कि 2 रेखा है जो एक बिंदु O पर मिले हुए हैं, यानी कि रेखा AB को रेखा OC कहाँ पर मिल रहा है, O पर, जिससे 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण जो है हम लोग का AOC 110 है, और दूसरा कोण BOC जिसका मान है x + 40। तो यहाँ से हम लोग को इस प्रत्येक चित्र में से x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहला जो चित्र है त्रिभुज से हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का हल नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग को त्रिभुज दिया था। हम लोगों का त्रिभुज जो था इस तरीके से था, ऐसा ABC, जिसमें A का मान था हम लोगों का x + 30, और B का मान था x + 15, और C का मान है x। तो यहाँ से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A + कोण B + कोण C = 180। तो उसी को लगाएंगे हम लोग। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा। तो कोण A का मान रख देते हैं। तो कोण A का मान क्या है, x + 30। तो x + 30, और कोण B का मान क्या है, x + 15। तो x + 15, और कोण C का मान है x = 180। ये हो जाएगा। अब संख्या वाले को संख्या से प्लस, x का x से प्लस। तो x वाले को एक जगह लिख देते हैं, x + x 3 जगह है, तो उसको एक जगह लिख दिए, यानी कि व्यवस्थित कर दिया। और संख्या जो है 30 + 15 = 180। ये हो जाएगा। तो x + x 3 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 = 180। आगे
तो इसको पक्षांतर कर देंगे 45 को, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 45। तो अब यहाँ से हम लोग तो इसमें भी डिग्री लगा देते हैं ऐसा, तो क्या हो जाएगा x यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 में 45 माइनस कर देंगे तो 135। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135/3। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 45। तो इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करना है तो बन जाएगा। यदि कोण ए का मान ज्ञात कीजिए बोलता तो यही x का मान को हम लोग किस में रख देते हैं, इसमें कोण ए का मान क्या है x + 30, तो x के जगह रख के 45 रख के 30 प्लस कर देते तो क्या हो जाता है a का मान मिल जाता। अगर उसी तरीके से b ज्ञात करना रहता तो क्या कर देते, यहाँ से x का मान यहाँ रख देते तो और 15 प्लस कर देते तो हम लोग को b मिल जाता, और c तो ज्ञात हो ही गया है x तो 45। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था जिसमें वृत्त था हम लोग का, इस तरीके से वृत्त बना हुआ था, वृत्त के केंद्र पर 3 कोण बने हुए थे, उन 3 कोणों में से x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से वृत्त था जिसमें और उसके परिधि पर 3 बिंदु था, और तीनों बिंदु को कहाँ से मिलाया गया था केंद्र, इस तरीके से a b c तीनों को कहाँ से मिला दिए थे o से ऐसा, यहाँ पर o, इस तरीके से ये ले लेते हैं c। तो यहाँ पर हम लोग का कोण बना था 2x, और ये था हम लोगों का 50 डिग्री, और इधर था हम लोग का 70 डिग्री था। तो यहाँ से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। चूँकि केंद्र पर बना संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चूँकि वृत्त के केंद्र पर बना संपूर्ण कोण यानी कि संपूर्ण कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सॉरी 180 बोला था तो 360 डिग्री होता है। तो यह हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों कोणों को प्लस कर देंगे, कोण AOB, तो कोण AOB प्लस कोण BOC, तो क्या हो जाएगा कोण BOC, ये यहाँ पर C है तो ये ले लेते हैं C यहाँ पर और B यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कोण AOB प्लस, तो हम लोग का कोण क्या हो जाएगा AOB प्लस BOC प्लस COA, यानी कि कोण COA, तीनों का मान कितना होगा 360 के बराबर होगा। अब यहाँ पर रख देते हैं प्रत्येक का मान। AOB का मान क्या है 50 डिग्री, तो यहाँ क्या रख देंगे 50, और BOC का मान कितना है 70 डिग्री, और COA का मान कितना है 2x, तो यहाँ पर 2x रख देंगे इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सरल कर देते हैं। तो 50 प्लस 70 कितना आ जाएगा 120 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से हम लोग आगे 120 को पक्षांतर कर देंगे। तो 120 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 में 120 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 240 डिग्री, तो ये बच जाएगा। तो अब यहाँ से x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/2, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से भाग दे देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0, यानी कि x का मान कितना आ गया हम लोग का 120 डिग्री।
और हम लोग को क्या ज्ञात करना था, x का ही मान ज्ञात करना था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो रैखिक युग्म था। तो इस तरीके से था। तो यहाँ पर एक ऐसा रेखाखंड बना हुआ था। तो यहाँ क्या था, ए बी, ये ओ और ये था हम लोग का सी। तो ए ओ सी का मान कितना दिया गया था, 110 डिग्री। और इधर का जो मान है हम लोग का x + 40 डिग्री ये था। तो यहाँ से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि रैखिक युग्म है तो रैखिक युग्मों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि कोण ए ओ सी यानी कि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी यानी कि बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो रैखिक युग्म निर्मित करते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, 180। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो इसका मान क्या है हम लोग को, ए ओ सी का मान कितना है, 110 है। तो यहाँ 110 रख देंगे ये। और बी ओ सी का मान क्या है, बी ओ सी का मान x + 40 है। तो x + 40 डिग्री ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से प्लस कर देंगे अब 110 + 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 110 + 40 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 + x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, x का मान 30। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का जो है अध्याय 4 समीकरण कंप्लीट होता है। तो आप लोग नोट्स कॉपी भी बनाते चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने अध्याय 4 में यानी कि लेसन 4 में समीकरण में क्या क्या सीखा। तो एक बार उसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो ये अध्याय 4 का हमने सीखा है। तो इसमें देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या सीखे। तो पहला जो पॉइंट है हमने सीखा था, वह राशि जिसके संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, वह राशि जिनके संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होते हैं चर राशि कहलाते हैं। तो चर राशि क्या है, तो वे राशि जिनके संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होते हैं चर राशि कहलाते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 इत्यादि आता है। इससे पहले हम लोग समीकरण में हल किए थे तो x का मान अलग अलग आता था। उसी तरीके से और y इज इक्वल टू 1 2 3, तो y भी क्या है, चर राशि है। तो यहाँ x और y क्या है, चर राशि है। तो ये था पहला। दूसरा है, यदि बीजीय व्यंजकों के बीच समता या बराबर का चिन्ह हो तो उसे समीकरण कहते हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं, यदि बीजीय व्यंजकों के बीच समता या बराबर का चिन्ह हो तो उसे समीकरण कहते हैं। तो किसी समीकरण में दी गई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना समीकरण को हल करना कहलाता है। तो समीकरण का हल करना क्या है, किसी समीकरण में दी गई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, समीकरण का हल करना। तो अगला है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने से समीकरण का मान नहीं बदलता। तो समीकरण का मान कब नहीं बदलता है, जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं, तब क्या होता है, समीकरण का मान नहीं बदलता है। तो अगला है हम लोग का, अज्ञात राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अज्ञात राशि
का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल या मूल कहलाता है। यानी संतुष्ट करना अर्थात यदि कोई समीकरण है जिसमें हम लोग जो भी चर राशि दिया है उसका मान हम लोग कुछ भी रखें तो जो भी मान होगा अगर उसको रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तब क्या होगा, वह जो अज्ञात राशि का जो हम लोग मान रख रहे थे वह समीकरण का मूल होगा और वह उसे संतुष्ट करेगा। तो ये है। अगला है 6 नंबर, समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण या पक्ष बदलना कहलाता है। तो पक्षांतरण या पक्ष बदलना क्या है, समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण या पक्ष बदलना कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्याय 4 समीकरण में इन बातों को सीखा या ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय 4 जो है कंप्लीट होता है। तो चलिए अब आज आगे नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, अध्याय 5। तो अध्याय 5 यानी कि 5 कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो चलिए देखते हैं ब्रैकेट्स का यूज। तो यहाँ दिया गया है कोष्ठक क्यों, तो कोष्ठक क्यों, तो उसका यहाँ पर नीचे बताया गया है कि क्यों कोष्ठक होना चाहिए। तो राधा 80 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 15 रुपये का पेन एवं 23 रुपये का कंपास खरीदा। तो राधा कितने रुपए, 80 रुपये लेकर बाजार गई, उसमें से 15 रुपये का पेन एवं 23 रुपये का कंपास खरीदा। उसने कुल 15 + 30 = 38 रुपये खर्च किए। अब राधा के पास 80 - 30 = 42 रुपये शेष बचे। तो आपको यह हिसाब लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आप अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए। ये बोल रहे हैं। तो आकांक्षा ने हिसाब कुछ इस प्रकार किया। तो आकांक्षा जो है हिसाब इस प्रकार करती है, 80 - 15 - 23 = 42। ये हो गया। अब उत्तर ठीक प्राप्त हुआ, किंतु जूली ने पूछा तुमने 80 रुपये में 15 रुपये और 23 दोनों को घटा दिया, हमें 15 रुपये और 23 रुपये के योग को 80 रुपये में घटाना था। तो इससे लिखेंगे क्या आपके पास जूली के सवाल का जवाब है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो ये पहला तरीका था। और दूसरा जो तरीका है हम लोग का उत्तर ठीक प्राप्त हुआ, किंतु जूली ने पूछा तुमने 80 रुपये में 15 रुपये और 23 रुपये दोनों को घटा दिया, तो हमें 15 रुपये और 23 रुपये का योगफल, यानी कि जितने रुपए है उसको हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जितने भी रुपए उसको योग करते हैं, फिर कुल रुपए से घटाते हैं। तो इसी को यहाँ बोल रही है जूली। तो क्या है, 15 रुपये और 23 रुपये के योग को 80 रुपये में घटाना था बोल रही है। तो इससे लिखेंगे क्या, आपको पास जूली के सवाल का जवाब है। तो आइए एक और समस्या पर विचार करते हैं। तो मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 5 इकाई व चौड़ाई 3 इकाई हो, तो आयत का क्षेत्रफल 5 × 3 = 15 होगा। तो एक आयत है जिसकी लंबाई कितना है, 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, तो इक्वल टू 15 वर्ग इकाई। अब यदि उसकी लंबाई 2 इकाई और बढ़ा दी जाए, तो लंबाई को क्या कर देने बोल रहा है, 2 इकाई और बढ़ा देते हैं, और चौड़ाई में 2 इकाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो अब क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लंबाई में 2 इकाई और चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तब क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इसको यहाँ पर बोला गया है। तो आइए देखते हैं। तो सभी छात्रों ने लंबाई 5 + 2 और चौड़ाई 3 लेकर हल किया तथा इस प्रश्न का हल निम्नांकित 2 तरीकों से प्राप्त हुआ। तो जिसमें पहला जो तरीका है, प्रथम तरीका 5 + 2,
तो लंबाई में वृद्धि 2 हो रहा है, इसलिए 2 प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। तो क्या कर दिया गया है, 5 + 2 तो इज इक्वल टू 7 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 21 वर्ग इकाई। तो ये पहला तरीका से हम लोग का क्षेत्रफल कितना मिला 21 वर्ग इकाई। तो अब देखते हैं आगे आगे जो है दूसरा तरीका। तो दूसरा जो तरीका है 5 + 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11। तो दूसरा तरीका क्या था, पहले मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद 5 को जोड़े हैं। पहले क्या किए थे, इन दोनों को प्लस किए थे, उसके बाद मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ क्या कर दिया गया, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा 11 वर्ग इकाई। तो एक प्रश्न के 2 उत्तर प्राप्त होने का कारण सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले तरीके में 5 में 2 को जोड़ा गया और प्राप्त योगफल में 3 का यानी कि 3 का गुणा किया गया है। तो पहला तरीका में क्या किया गया था, 5 को 2 से प्लस किया गया था और फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया था। अब यहाँ दोनों अंकों के योग का समूह का चुनाव अलग अलग करने पर हल भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो यहाँ अलग अलग हम लोग ले रहे हैं। तो पहले हम लोग 5 + 2 को लिए थे एक जोड़ी, अब यहाँ पर 2 और 3 को एक जोड़ी ले रहे हैं, तो अलग अलग उत्तर मिल रहा है। तो अतः जब प्रश्न में एक साथ एक से अधिक संक्रिया योग, घटाना, भाग व गुणा दी गई हो तो उसे हल करने के लिए हमें कोष्टक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग को आंसर मिल गया कोष्टक क्यों का आंसर। तो क्या है, तो कोष्टक क्यों हम लोग को आवश्यकता होता है कोष्टक का, जब प्रश्न में एक साथ एक से अधिक क्या है, जब प्रश्न में एक साथ एक से अधिक संक्रिया योग, घटाना, भाग, गुणा दी गई हो तो उसे हल करने के लिए हमें कोष्टक की आवश्यकता होती है। तो कोष्टक की आवश्यकता कब होती है, जब प्रश्न में एक से अधिक संक्रिया योग, घटाना, भाग एवं गुणा दी गई हो तो उसे हल करने के लिए हमें कोष्टक की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे कोष्टक की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए आगे देखते हैं। चूँकि यहाँ लंबाई में वृद्धि हुई है और चौड़ाई अपरिवर्तित है, तो अतः क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 5 + 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21 वर्ग इकाई। तो ये हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो उसको 5 में प्लस करेंगे, इसके बाद जो प्लस आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 21 वर्ग इकाई। अब जूली को अपने सवाल का उत्तर मिल गया। तो वास्तव में कोष्टक 2 या 2 से अधिक संक्रियाओं को समूह में दर्शाने का एक तरीका है। तो कोष्टक और यहाँ पर क्या है, तो कोष्टक 2 या 2 से अधिक संक्रियाओं को समूह में दर्शाने का तरीका है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण से। तो आइए कुछ उदाहरण देखें, जैसे 80 माइनस ब्रैकेट में क्या है 23 + 15 इज इक्वल टू 80 माइनस 38 इज इक्वल टू 42। तो पहले क्या किया गया है 80 माइनस ब्रैकेट में क्या है 23 + 15। तो पहले ब्रैकेट वाले भाग को सरल किया गया है। तो ब्रैकेट वाले को सरल किए तो क्या आ गया 38, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 80 में 42 माइनस कर दिए तो कितने 38 माइनस किए तो 42 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पर इसी में से ले रहे हैं, तो 80 - 23 को एक समूह ले रहे हैं प्लस 50। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो 80 में 23 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 57, फिर उसमें क्या कर दिए 15 प्लस कर दिए तो कितना मिल गया 72। तो ये हो गया। और आगे जो है हम लोग का 5 + 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को हल किया तो क्या मिला 5 + 2 7 आएगा मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से आगे 5 प्लस ब्रैकेट में क्या है 23 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या कर देंगे यहाँ पहले ब्रैकेट को हल करेंगे।
तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 आएगा, फिर उसका प्लस किससे हो जाएगा 5 से, तो 5 + 6 = 11। तो इस तरीके से करना है ब्रैकेट का यूज, यानी कि पहले ब्रैकेट वाले भाग को हल करना है, इसके बाद जो ब्रैकेट हल हो जाएगा उसका मान अन्य मान से प्लस या माइनस जो भी रहेगा वह करना है। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है, निम्न कथन में कोष्ठक का प्रयोग कर लिखिए। तो यहाँ क्या करना है, कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है, जिसमें है 5 और 3 के योग को 7 से गुणा कीजिए। तो क्या बोल रहा है, 5 और 3 के योग को 7 से गुणा कीजिए। तो 5 और 3 का योग करना है, फिर उसमें क्या कर देना है 7 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो यहाँ पहले 5 और 3 का योग करना है और 7 का गुणा करना है। तो अतः क्या हो जाएगा 5 + 3, तो पहले योग कर रहे हैं तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर किसका मल्टीप्लाई करना था 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो 5 + 3 = 8 आएगा, मल्टीप्लाई 7 = कितना हो जाएगा 56। तो ये था, तो इस तरीके से करना है। उसी तरीके से आगे जो है उदाहरण नंबर 2, 28 और 15 के अंतर को 12 और 4 के योग से भाग दीजिए। तो यहाँ क्या करना है, पहले 28 में 15 का माइनस करना है, उसके बाद फिर 12 और 4 का योग करना है, फिर क्या करना है भाग देना है। तो देखते हैं, तो 28 और 15 का पहले अंतर निकालना है यानी कि घटाना है, कर आगे 12 और 4 के योगफल से भाग देना है। तो पहले क्या कर दिए 28 - 15 / 24 + 4, तो ये हो जाएगा। तो ये समझ गए। और एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, 7/9 और 3/5 के योग के दुगुने में 4/11 को जोड़िए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 7/9 और 3/5 के योग के दुगुने, तो पहले क्या करना है इन दोनों के योग करना है, उसके बाद 2 गुना मतलब 2 का मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है 4/11 को जोड़ना है। तो पहले 7/9 + 3/8 क्या क्या कर दिए प्लस कर दिए हैं ये, तो इसलिए ब्रैकेट में फिर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर प्लस 4/11, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 × 7/9 + 3/5, तो प्लस 4/11, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्नावली 5.1, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है कथन, तो यहाँ कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग देना है। तो क्या करना है 10 और 2 को पहले जोड़ना है यानी कि प्लस करना अंतर मतलब घटाना है, फिर जो आएगा उसमें से क्या करना है उसको 30 से भाग देना है यानी कि 30 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से करना है, जैसे 10 - 2, तो ये हो गया अंतर / 30, तो ये हो जाएगा आंसर। तो उसी तरीके से आगे जो है हम लोग का दूसरा नंबर 12 और 5 के अंतर का 27 से गुणा करना है। तो 12 और 5 का क्या करना है अंतर, तो 12 और 5 का क्या कर दिए अंतर और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिए 27 का, तो ये हो जाएगा आंसर। तो 12 - 5 ब्रैकेट में रखेंगे फिर मल्टीप्लाई 27, तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जाए। तो पहले क्या करना है 4.5 और 2.3 के योग में क्या करना है 3.8 का भाग देना है। तो पहले इन दोनों को लिखना है यानी कि प्लस करेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ब्रैकेट के बाहर डिवाइड का चिन्ह लगाकर इसको लिख देना है 3.8 को। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथनों को कोष्ठकों का प्रयोग करके हल करके लिखिए, यानी कि कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखना बस है, हल नहीं करना है। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा कीजिए। तो ये भी पहले जैसा ही है। तो पहले क्या करना है 15 और 27 का योग करना है, योग मतलब प्लस, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 15 + 27, तो ये पहला ब्रैकेट हो गया। और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 8 तथा 6 के अंतर, तो पहले उसके बाद क्या करना है 8 और 6 का अंतर करना है और उसमें उन दोनों ब्रैकेट को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 का हल नंबर 1। तो उसमें क्या करना है
पहले 15 और 27 का योग, तो 15 प्लस 27 ये योग हो गया। फिर 8 तथा 6 के अंतर का गुणा कीजिए, तो पहले फिर क्या करना है, 8 और 6 का पहले अंतर निकालना है, तो 8 माइनस 6 ये हो जाएगा, तो अंतर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, 15 और 27 का योग हो गया और 8 और 6 का अंतर हो गया, उसको क्या करना है गुणा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन, 37 व 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग का योग करना है। तो क्या करना है, 37 व 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग का योग किया जावे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 37 और 28 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हल नंबर 2 के लिए 37 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो गया गुणा। आगे क्या बोल रहा है, 11 में 29 का भाग, तो 11 में क्या कर देंगे, ये 11 में 29 का भाग ये हो गया। फिर क्या करना है कि भाग का योग किया जाए, फिर क्या कर देंगे योग, तो ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा ये प्रश्न नंबर 1 का 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बचा हुआ है पूरा आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, यानी कि पर्सनली 5.1 आप लोगों का होमवर्क है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। तो आज का होमवर्क यही है हम आप लोगों का 5.1। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके बाय।